तो आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड खत्म हो चुका है और WWE ने सैटरडे नाइट मेन इवेंट के पहले काफ़ी कुछ चीज़ें ये शो पे अच्छी दी गई। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शो की शुरुआत ही भाई गुंथर से होती है। गुंथर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, इसलिए शायद उन्हें भी दिया होगा WWE ने कि भाई चल तू जाके शुरुआत कर ले। और शो की शुरुआत में गुंथर कहती कि भाई पिछले हफ्ते बेला ने मेरे ऊपर अटैक किया और इसकी वजह से उसे अब मेरे खिलाफ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मौका मिल चुका है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। तभी हमें फिन बेलर के एंट्री देखने को मिलते जजमेंट डे के साथ। जजमेंट डे के साथ फिन बेलर आए थे और वो नाराज़ होते हैं। वो कहते हैं कि भाई तूने डोमिनिक मिस्टीरियो को मौका दे, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया। तुझे तो मैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट में देख लूँगा, तुझे मैं हरा के नया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनूंगा। तभी गुंथर कहते हैं कि भाई ठीक है, तू मेरे को हरा देना है, लेकिन उससे पहले बता कि तू 8 साल पहले जब चैंपियन बना था तो तब तू टॉप पे था, लेकिन एक दिन के लिए सिर्फ टॉप पे था, लेकिन मैं तो इतने सालों से टॉप पे हूँ। और फिर जजमेंट डे के खिलाफ कहा गुंथर ने कि मैं फिन बेलर भाई तुझे हरा दूंगा। लेकिन फिर गुंथर ने वापस टॉन्ट किया इसको, फिन बेलर को, कि भाई फिन बेलर तूने तो जजमेंट डाउन कर लिया, ऐसा वैसा। तभी जाके सारे जजमेंट डे के मेंबर ने गुंथर को घेर लिया और उनके ऊपर अटैक करने लगे। लेकिन तभी हमें डेमियन प्रीस्ट की एंट्री देखने को मिलती है। डेमियन प्रीस्ट आके पहले जजमेंट डे को मारते हैं और उसके बाद गुंथर अटैक करने लग गए थे भाई डेमियन प्रीस्ट के ऊपर, और तभी जजमेंट डे अपर हैंड लेते हैं। और फिर क्या पिटाई होती है, गुंथर की पहले पिटाई होती है रिंग साइड पे। गुंथर को कूद एग्रास पड़ता है और उसके बाद एक नहीं दो नहीं पूरे 3 कूद एग्रास पड़ते हैं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। और उसके बाद फिन बैलर एक हाथ में लेते हैं टैग टीम चैंपियनशिप और एक हाथ में लेते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, और उस तरह पूरी तरह फिन बैलर स्टैंड टॉल करते हैं डेमियन प्रीस्ट और गुंथर के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि जजमेंट डे के खिलाफ होने वाला है गुंथर वर्सेस ये मैच। तो अब ठीक है, तो नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिलता है फाइनल टेस्टामेंट एंड मिज वर्सेस अंकल हाउंडी की टीम यानी वाइट 6 के बीच में। ये मैच तो भाई ठीक ठाक चला, अच्छा चला, ठीक ठाक भी नहीं कर सकते, लेकिन मैच की एंडिंग देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। भाई जिस ग्रुप को तुम इतना स्ट्रॉन्ग बुक कर रहे हो, इतना कुछ तुमने ये ग्रुप को इतना अच्छा दिखा दिया, तो तुम ऐसा रिजल्ट कैसे निकाल सकते हो ये ग्रुप के खिलाफ? मुझे तो देख के ऐसे लगा। क्योंकि मैच के एंडिंग में जब एक बार अंकल हाउंडी ने मिज को इसके लिए जकड़ लिया, तो मैंडिबल क्लॉ के लिए जकड़ लिया था, पर तभी पॉल एवरेक का रिटर्न होता है और वो कुछ तो भी पाउडर डाल देते हैं अंकल हाउंडी की आँख में। अब कहा जाए तो राख की तरह दिख रहा था वो पाउडर, राख के जैसा कुछ डाल देते। लेकिन उसके बाद फ़ायदा उठाते हैं कौन? तो केरियन क्रॉस फ़ायदा उठाते हैं और वो अपना फिनिशर फाइनल प्रेयर लगा के ये मैच में अंकल हाउंडी को पिन कर देते हैं। भाई जिस तरह से इस ग्रुप को स्ट्रॉन्ग बुक किया गया था उस तरह से रखो, क्यों हराया? मुझे तो ऐसा लगता है मैच डिस्क्वालिफिकेशन में भी एंड हो सकता था। फिर जाता है शो बैक स्टेज, CM पंक का सिट डाउन इंटरव्यू होता है और CM पंक से सबसे पहला सवाल होता है कि भाई जरा बता पॉल हेमन से क्या फेवर मांगा है। तो CM पंक ने बताने से मना कर दिया, उन्होंने कहा चल जब हक नहीं बता रहा। और फिर वो कहते हैं कि सेथ रॉलिन्स मुझसे कुछ सालों पहले फ्री रेसलिंग ट्यूशन्स लेने आया तो मैंने उसे रेसलिंग ट्यूशन देने से मना कर दिया, और लगभग 2012 में उसे WWE फायर करने वाली थी, तो मैंने तब उसे फायर होने से बचाया क्योंकि वो टॉप 10 गाइज में था कि फायर होने की लिस्ट में। और अब देखो वो WWE के टॉप 10 सुपरस्टार में जो WWE को बदल देगा, और मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा, ऐसा उन्होंने कहा CM पंक ने। फिर हमें मैच देखने को मिलता है डकोटा काय वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच में, और इन दोनों सुपरस्टार के बीच में मैच उम्मीद से ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। मैच थोड़ा लंबा चला लेकिन अच्छा लगा। लेकिन मैच के बीच में भी हमें सोनिया डेविल की टीम आते हुए देखी। उन्होंने सोनिया डेविल की टीम ने आके डकोटा काय का ध्यान भटकाने की भी पूरी तरह कोशिश की, लेकिन डकोटा काय ने भी सोनिया डेविल के ऊपर अटैक करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। और मैच के एंडिंग में लिव मॉर्गन ने अपना फिनिशर लगा के डिस्ट्रैक्शन की वजह से फिनिशर लगा के मैच जीत लिया। और जब सोनिया डेविल की टीम ने अटैक करने की कोशिश की तो सेव करने के लिए डैमेज कंट्रोल है, और लिव मॉर्गन ने ईओ स्काई के ऊपर भी अपना फिनिशर लगा दिया। तो फिर हमें नेक्स्ट देखने को मिलता है सेथ रॉलिन्स का इन रिंग सेगमेंट। सेथ रॉलिन्स का छोटा सा प्रोमो था। सेथ रॉलिन्स रिंग में आते और कहते कि भाई जो भी CM पंक ने कहा वो सब ठीक था, लेकिन सेथ ने यह भी कहा कि CM पंक के अंदर एक पॉलिटिशियन होने के गुण है भाई, और CM पंक 10 साल पहले WWE से चले गए थे, इसके वजह से उन्हें के पास अब वापस आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। क्यों? क्योंकि दूसरी कंपनीज ने भी उन्हें नकार दिया था, इसकी वजह से वो वापस आए और ये जगह को तबाह कर देंगे, लेकिन मैं उससे बचाऊंगा। तभी हमें सैमी ज़ेन का ये क्या होता है, सैमी ज़ेन की इंटरफेरेंस होती है। सैमी ज़ेन आगे कहते हैं कि भाई सेथ रॉलिन्स सॉरी मैंने तेरे ऊपर शक किया, तूने अटैक नहीं किया था जिमी उसो के ऊपर, जे उसो के ऊपर, वो ड्रू मैकेंटायर था। फिर सेथ रॉलिन्स कहते हैं कि भाई तू मुझे इतने सालों से जानता है, मैं काय को अटैक करूँगा उसके ऊपर। उसके बाद सैमी ज़ेन कहते हैं कि मैं ड्रू मैकेंटायर को चैलेंज करता हूँ कि मैं उसे सैटरडे नाइट मेन इवेंट में 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज करता हूँ।
ये सुन के तो वहाँ के फैंस के होश उड़ गए। क्यों? क्योंकि फैंस की तरफ से उन्हें सैमी ज़ैन को उस तरह का पॉप मिला। और सैमी ज़ैन जब बैक स्टेज जाते रहते हैं तभी ड्रू मैकेंडायर अचानक से आके अटैक कर देते हैं सैमी ज़ैन के ऊपर, लेकिन सेव करने के लिए सेथ रॉलिंस नहीं आते। और फिर इन दोनों को लड़ाई बैकस्टेज होती है। पहले ऑफिशियल उन्हें छुड़ाते हैं, बैकस्टेज जाते हैं, फिर से सैमी ज़ैन जाके ड्रू मैकेंडायर के ऊपर अटैक करते हैं और इस तरह से एडम पीयर्स ड्रू मैकेंडायर को निकाल देते हैं रिंग से बाहर, या फिर हम कह सकते हैं इससे बाहर, कैसे बाहर, तो बिल्डिंग से बाहर। फिर हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए वो फर्स्ट राउंड टूर्नामेंट। एक तरफ होती है आइवी नाइल, जेलिना वेगा, और एक तरफ होती है लायरा वैल्किरिया। ये मैच में मुझे ऐसा लगा कि भाई जेलिना वेगा को जीतना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जेलिना वेगा डिजर्व करती है। वो इतने दिनों से है, इतने सालों से WWE में, लेकिन WWE ने उन्हें कोई बड़ा पुश नहीं दिया। और मुझे तो लगता है कि वो भाई डिजर्व करती थी ये मैच जीतना, लेकिन WWE को नहीं लगा, नहीं करती डिजर्व तो नहीं करती। WWE के अपने खुद के ये डिसीजन है। और मैच के एंडिंग की बात करें तो जेलिना वेगा अपना फिनिशर लगाने की कोशिश कर रही है आइवी नाइल के ऊपर। कौन सा फिनिशर? उनका कोड रेड, लेकिन उसको काउंटर किया लायरा वैल्किरिया और उन्होंने लगाया अपना फिनिशर और मैच में पिन करके जीत लिया। फिर हमें देखने को मिलता है न्यू डे का सेगमेंट। न्यू डे भाई बिना एंड्रेस के एंट्री की उन्होंने, और क्या बू थी भाई न्यू डे के लिए। यानी न्यू डे ने प्रोमो कट करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के लोगों ने कुछ उन्हें कहने नहीं दिया, कुछ सुना ही नहीं आ रहा था भाई, इतनी ज़ोर से बू थी। अब मैं कुछ बता भी नहीं सकते, इतनी ज़ोर से बू थी कि न्यू डे कुछ कहना चाहते थे। उनका बस ये कहना मुझे समझ में आया कि उन्होंने जो भी बिगी के साथ किया वो पूरी तरह उसके लिए अड़ी गए। उन्होंने जो किया उनको सही लगता है, ऐसा न्यू डे ने भाई कहा, ऐसा तो मुझे लगता है। इसके बाद न्यू डे की स्टोरी लाइन किस तरफ जाती है वो देखने लायक बात होगी। और फिर हमें देखने को मिलता है रिया रिप्ली वर्सेस रकेल रॉड्रिगेज का एनीथिंग गोज मैच। भाई पहली बात तो ये WWE में मैच लगाने में काफ़ी देर की। क्यों? क्योंकि इतनी देर ये मैच में कमर्शियल ब्रेक थे और चलते मैच के बीच में भी कमर्शियल ब्रेक थे। लगभग 10 मिनट के मैच में 4 मिनट तो कमर्शियल ब्रेक थे, हम ऐसा कह सकते हैं। और ये मैच दोनों सुपरस्टार ने डिलीवर भी उसी तरह किया, जिस तरह से चिंगारा बॉम्ब लगाया, जिस तरह से रिया रिप्ली ने टॉप रोप से ड्रॉप किक लगाई, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। लेकिन ये मैच में हमें इंटरफेरेंस देखने के लिए लिव मॉर्गन की तरफ से। लिव मॉर्गन रकेल रॉड्रिगेज को सेव करने के लिए ये मैच में काफ़ी बार नहीं आई, लेकिन उन्हें भी पड़ी। लिव मॉर्गन ने उन्हें भी मारा और लिव मॉर्गन की तरफ से भी एक सुपरस्टार थी, यानी कौन, तो ईओ स्काई ने आके लिव मॉर्गन के ऊपर अटैक किया ताकि ये मैच फेयर एंड स्क्वायर हो सके। और ये मैच में उसके बाद लिव मॉर्गन के खिलाफ एक बार लिव मॉर्गन काम खत्म हो गया, उसके बाद फिर रिया रिप्ली ने टेबल के थ्रू लगाया अपना फिनिशर रिपटाइड और पिन करके रकेल रॉड्रिगेज को हरा दिया। और फिर उसके बाद दोनों ही सुपरस्टार ने बेल्ट पकड़ के वहाँ पे खड़ी थी।